तो ये कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मतलब मैंने मेंशन किया है बायोडायवर्सिटी के रिगार्डिंग कि यहाँ पे क्या है, एक एग्जैक्टली 13 से 14 मिलियन स्पीशीज जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये ओवरऑल डाटा है, बट इसमें से सिर्फ अभी कितनी डिस्कवर हो पाई हैं, सिर्फ 13%, ठीक है। सिर्फ 13% ही है जो क्या है, डिस्क्राइब्ड है, यानी कि डिस्क्राइब्ड की रेंज में जो है वो सिर्फ 13%। तो 13 से 14 मिलियन स्पीशीज का अगर हम 13% निकालते हैं तो 1.7 टू 1.8 मिलियन, या अगर हम इसको लाख में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये है 17 से 18 लाख। तो अगर कभी ऑप्शन चेंज करके आपसे पूछ लेता है तो मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। और बाकी ये ऐसे कन्वर्जन्स तो आपको वैसे पता ही होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place. ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है, जैसे सपोज करो कि मतलब बफेलो का एग्जांपल लेते हैं, तो बफेलो को इधर नॉर्थ इंडिया में, इधर यूपी बिहार साइड में भैंस बोलते हैं, लेकिन अगर उसे पंजाब में देखा जाए तो वहाँ पे मज करके ऐसे कुछ बोला जाता है। या सिंपली रोटी का एग्जाम्पल ले लो यार, रोटी में क्या है, हम मतलब रोटी बोलते हैं, चपाती बोलते हैं, और उधर पंजाब साइड में क्या बोलते हैं, फुलके बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब सेम उसका जो है वो अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे प्लेस चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसका नाम क्या होता है, प्लेस टू प्लेस नाम उसका चेंज होता जाता है। इवन विद इन अ कंट्री, ठीक है, एक ही कंट्री में भी, अब मैंने तो अपनी ही कंट्री का एक क्या मतलब अलग अलग स्टेट्स का ही मैंने एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about। कहने का मतलब यह है कि अब इस तरीके से तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि मतलब किस चीज़ को क्या किया जाए क्या नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत थी कि मतलब चीज़ें स्टैंडर्डाइज हों, मतलब कॉमन सा ही हो। मतलब अगर आप इंडिया में हो तो भी उस चीज़ का वही नाम रखा जाए, अगर आप यूएसए चले जाते हैं तो वहाँ पे भी वही नाम हो, यूके में चले जाते हैं, एशियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो क्या है एक कॉमन नेम से मतलब क्या हो वो चीज़ उसका नाम रखा जाए। सो hence there is a need to standardize द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमने डिस्कवर किए हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन, उनको इस तरीके से उनका मतलब नामकरण किया जाए कि हम जहाँ भी जाएं, जिस भी जगह पर जाएं, तो उसका एक कॉमन नेम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि हमें उसको पहचानने में, और हमें अगर किसी से हमें मतलब सपोज करो कुछ लेना ही है, बाय करना है, तो अगर उसका कॉमन नेम ही स्टैंडर्डाइज होगा तभी तो आप मतलब वहाँ पे दूसरी कंट्री में आप बोल के उससे मांग पाओगे या उसको बता पाओगे। तो अगर अलग अलग जगह पे होगा तो आप कुछ बोलोगे, वो कुछ समझ रहा होगा उसको, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में कुछ और होगा। इस तरीके से द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये लाइन मार्क कर लो। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to it। इसका फिर वो क्या कहलाएगा, इस स्टेप को क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। मतलब सबसे पहले क्या है कि नोमेनक्लेचर या नेमिंग है इज ओनली पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। जब तक आप उस ऑर्गेनिज्म को मतलब सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं करोगे तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोसेस या ये स्टेप क्या कहलाएगा, आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, नॉमेनक्लेचर, फिर क्या है, आइडेंटिफिकेशन। देन नेक्स्ट, in order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने मतलब अपनी तरफ से बहुत सारे मतलब प्रोसीजर्स को असाइन किया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे उनका साइंटिफिक नाम दिया जाए। दिस इज
एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और नाम भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब आपने दे दिया, आप साइंटिस्ट हो तो मतलब दूसरे साइंटिस्ट को भी लगे कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा नहीं है। आपका जो भी नाम होना चाहिए वो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि सभी साइंटिस्ट को क्या हो, वो चीज़ एक्सेप्टेबल हो। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड बाय ICBN। ठीक है, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स के लिए क्या यूज़ किया गया कि प्लांट्स के नाम किस बेसिस पे होने चाहिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये प्लांट्स का हो गया कि जो प्लांट्स का नाम अगर आप मतलब उनको किसी भी आपने कोई भी नई स्पीशीज देखी तो उसका नाम आप नाम मतलब उसका नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं, तो उसका नोमेनक्लेचर किस बेसिस पे होगा, क्या क्या प्रिंसिपल और क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, तो वो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया ICBN के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फुल फॉर्म सीधे पूछता है इंटरनेशनल कोड फॉर। ठीक है, ऑफ और फॉर में यहाँ बहुत बवाल मचा हुआ था इससे पहले, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये फॉर है, प्लांट्स के लिए क्या है, ये फॉर है। और अगर बात की जाती है एनिमल्स की, तो एनिमल्स के केस में क्या है, एनिमल टेक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व। उन्होंने क्या इवॉल्व किया, उन्होंने इवॉल्व किया इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो प्लांट्स की बात की जाए तो ICBN और एनिमल्स की बात की जाए तो ICZN। The scientific names ensure that each organism has only one name। साइंटिफिक नेम है वो क्या इंश्योर करे कि दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब इधर एशियन कंट्री वालों ने कुछ और रख दिया है, उधर मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कुछ और रख दिया है और यूरोपियन कंट्रीज़ ने कुछ और रख दिया, ऐसा नहीं है। जो नाम रखा जाए वो एक ही नाम हो और वो वर्ल्ड वाइड क्या हो, एक्सेप्टेड हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उस स्पीशीज का जो भी साइंटिफिक नेम है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब वर्ल्ड के हर पार्ट में अवेलेबल हो और वो सेम नाम से मतलब जाना जाए। ठीक है, टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और तो और मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, हर जगह एक्सेप्टेड होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन जो इंडिया में डिस्क्रिप्शन है वही UK में हो, वही USA में हो। ठीक है, इस तरीके से। और उस ऑर्गेनिज्म का जो नाम है उस नाम का दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम, जो नाम है, हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम हमने सपोज दैट स्नेक है तो स्नेक का नाम, अगर स्नेक में बहुत सारे स्नेक्स आते हैं लेकिन अगर हमने किंग कोबरा का नाम हमने नाजा नाजा रख दिया है तो वो नाजा नाजा ही रहेगा। ठीक है, अब दोबारा अगर कोई सांप उसके जैसा मिलता है तो हम उसे नाजा नाजा नहीं बुला सकते हैं। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organism. Each name has two component। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स थे उसको यूज़ किया और ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देना शुरू कर दिया। अब जो भी हर नाम है मतलब ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, हर नाम में दो कंपोनेंट है। पहला क्या है, द जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड वन इज स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट। नाम में क्या है, दो कंपोनेंट है, फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। द सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट, ये जो सिस्टम है कि मतलब प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट, नाम एक ही है लेकिन उस नाम में क्या है, दो कंपोनेंट हैं, तो वो क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब दो कंपोनेंट है एक नाम है। अब जैसे सपोज दैट हम लोगों का ही नाम क्या होता है, जैसे मान लो किसी का नाम है राकेश कुमार, किसी का नाम है अंजलि शर्मा, तो ये यहाँ पर भी क्या है, हमारा नाम तो है ही है, साथ ही साथ हम अपना क्या लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे टू कंपोनेंट है, जो मैंने अभी दो एग्जांपल्स दिए, यहाँ पे दो कंपोनेंट की बात हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का नाम ऐसे होता है ना, अमित कुमार यादव, ठीक है, कृष्ण कुमार सिंह, तो इस तरीके के जो नाम है वहाँ पे तीन कंपोनेंट आ जाते हैं। तो हमें मतलब तीन कंपोनेंट की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ कितनी बात की गई थी, यहाँ पर टू कंपोनेंट्स की बात की गई थी। और उसमें भी पहला वाला जो नाम था वो क्या था, जेनेरिक नेम था, यानी कि जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था।
और दूसरा जो था वो स्पेसिफिक एपिथेट था, मतलब वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस सर ने दिया था। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो गया, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो गई ये चीज़। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। और ये 2 वर्ड जो मतलब जो 2 नाम वाला था, 2 कंपोनेंट सिस्टम, ये क्या हुआ, इजीली कन्वीनियंट था। और ये बुक, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनके द्वारा, कैरोलस लिनियस सर के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है पब्लिश्ड बाय स्पीशीज प्लेंटेरम। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ मतलब की पॉइंट्स हैं, वो मैं यहाँ पे साइड में मेंशन करती हूँ, आप भी नोट कर लीजिए अपनी बुक में। पहले क्या है, टेक्सोनॉमी। मतलब ये जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा ये किसके उसमें आता है, टेक्सोनॉमी के अंडर में आता है। टेक्सोनॉमी वर्ड क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि लैटिन, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से है या ग्रीक वर्ड से है, तो ये ग्रीक है इसका ओरिजिन। और टैक्सिस प्लस नॉर्म्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टैक्सिस का मीन्स ही होता है, क्या होता है, सॉरी, टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट, और नॉर्म्स मतलब रूल्स। ठीक है, तो अरेंजमेंट करना है लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स करना है, जो कि क्या हो, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। अब अगर एक छोटी सी डेफिनेशन की बात की जाए तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, सिंपली ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। टैक्सोनॉमी में क्या है, मतलब सिंपली ग्रुपिंग या मतलब अरेंजमेंट ही है किसका, ऑर्गेनिज्म का। और इसमें जो है वो 4 की फीचर्स होते हैं। मतलब ये इस पे डायरेक्ट पीवाईक्यू आता है एग्जाम में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्या है, डायरेक्ट आपको पीवाईक्यू देखने को मिला है और आगे भी मिलेगा। ठीक है, तो ये CINC होता है, वैसे इसको DINC भी कहते हैं। जो सबसे पहला है C विच रिप्रेजेंट कैरेक्टराइजेशन, या इसको डेमोन्स्ट्रेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, मतलब सबसे पहले तो आप उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करोगे कि हाँ ये कैरेक्टर्स किस चीज़ से मैच कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप कैरेक्टर्स उसके समझ जाओगे तो फिर आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ भाई ये प्लांट है या एनिमल है। ठीक है, और जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, कि किस नाम से हमें उसको वो करना है। फिर उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब कि कौन से किस उसमें कौन से फाइलम में रखा जाएगा या कौन से डिवीज़न में रखा जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें फिर बाद में आती हैं। तो इसको ऐसे याद करना, CINC। ठीक है, एक CNC बिस्किट आता था ना, बस उसी में आई जोड़ देना, CINC, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और अगर कभी कैरेक्टराइजेशन की जगह डेमोन्स्ट्रेशन देता है तो डिस्क्रिप्शन देता है या डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ इस तरीके से है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये बुक जो इन्होंने लिखी थी वो क्या थी, स्पीशीज प्लेंटेरम, किसके द्वारा लिखी गई है, वो कैरोलस लिनियस सर ने लिखा था। उसके बाद ये 2 चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक टर्म और है, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, टेक्सोनॉमी तो हमने देख लिया ऊपर, एक टर्म है सिस्टमैटिक्स। ये टर्म भी किसने दिया था, कैरोलस लिनियस सर ने ही दिया था। और ये इसका ओरिजिन कैसा है, ये लैटिन का है। और टेक्सोनॉमी किसका था, ग्रीक का था। लैटिन वर्ड में सिस्टमैटिक्स में सिस्टेमा जो वर्ड है, इसका मतलब ही क्या होता है, सीक्वेंस, मतलब उसको सीक्वेंस में अरेंज करना। और यहाँ से एक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि CINC प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब अगर मिल जाता है उसके साथ तो ये क्या बनाता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ ऊपर भी शायद मैंने मेंशन किया था इसमें कि टेक्सोनॉमी के साथ अगर इवोल्यूशन जोड़ देते हैं तो ये क्या बना लेता है, सिस्टमैटिक्स बना लेता है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ इसको, मैट्रिक्स। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ये जो यहाँ पे ICBN और ICZN है, इससे रिलेटेड कुछ और भी मतलब ये हैं की फीचर्स, जो मैं अभी नेक्स्ट पेज पे आपको समझाती हूँ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, उसको प्रपोज किसने किया था, प्रपोजल दिया था कास्पर बॉहिन सर ने, पाइनेक्स में खोजा था। उसके बाद जब प्रिंसिपल था वो किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। और इनके जो रूल्स हैं वो कौन सी बुक में मेंशन है, फिलोसॉफी का
बोटेनिका, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1751 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद में अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स के लिए कौन सी बुक है? वो है स्पीसीज प्लांटेरम। इसको कैसे याद करोगे? 1753, ठीक है। सबसे पहले तो मतलब किसी चीज़ का क्या है, रूल्स आएंगे, तो रूल सबसे पहले कब आए? 1751 में। उसके बाद में क्या हुआ? प्लांट्स के लिए किया गया। फिर क्या हुआ? प्लांट्स के लिए, तो जैसे प्लांटेरम आ रहा है तो प्लांट्स के लिए स्पीशीज प्लांटेरम, ऐसे याद कर लो 1753। फिर बात आती है एनिमल्स की, तो एनिमल्स में देखो, एनिमल्स के लिए सिस्टेमा नेचरे है, ठीक है। जैसे एनिमल्स ऐसा है और एन आ रहा है, तो ऐसे नेचरे, ऐसे कुछ इस तरीके से मतलब लर्न कर लो। ये 1758 में आया था। फिर जो कोड्स यहाँ पे मेंशन थे, वो कोड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लीजिए इसे। इतने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, बाकी और भी हैं, अगर ज़रूरत होगी तो मैं चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो गया। फिर एक आता है ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया भी तो प्रेजेंट है भाई, उन्हें कैसे छोड़ सकते हो, तो उनके लिए भी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ICVCN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। वायरसेस के बारे में भी बात की गई है। एंड द लास्ट वन इज ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्चरल प्लांट। ये जो चीज़ ये लिखा हुआ है, ये है इंटरनेशनल, मतलब ड्यू टू स्पेस शॉर्टेज मैंने इसको इस तरीके से एब्रिविएट कर दिया है। तो ये कुछ कोड्स हैं जिसको आपको एज इट इज़ लर्न करना है। बस डिफरेंस यहीं पर है, इस पे ऑलरेडी मतलब इससे पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अगर प्लांट की बात की जाए तो फॉर होगा, और एनिमल्स की बात की जाएगी तो ऑफ होगा। Mango to provide scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बोटेनिकल नेम। चलो देखते हैं कि ये कैसे बोटेनिकल नेम है। जैसे आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों का पता होगा, जैसे आलू का पता होगा सोलेनम ट्यूबरोसम, बैंगन का सोलेनम मिलोंजिना, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। अब किसी का दूर ना जाओ, अपना तो पता ही होगा ना, मतलब मैमल्स का, ह्यूमन का होमो सैपियंस, इस तरीके से। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, ठीक है। जो मैंजीफेरा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को। वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ये किसको? स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, और ये क्या हो गया? जेनेरिक, क्या था इसका नाम? जेनेरिक नेम, ठीक है। Indica is a particular species or a specific epithet. Okay. Other universal rules of nomenclature are as follows. कुछ और यूनिवर्सल रूल्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, किस में होते हैं? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ग्रीक, लैटिन, ये इस तरीके से बहुत बार मतलब पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब तक ग्रीक में क्या आया था? सिर्फ टेक्सोनॉमी जो था उसमें टैक्सॉन और नॉर्म्स के, उसमें सिर्फ ग्रीक का वो था। बाकी ये क्या है? लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स में। अगर मतलब हम इसको लिखते हैं तो या तो क्या है, आप इसको जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स, मतलब उनको तिरछा लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब इनके ओरिजिन ही कैसा है? लैटिन का है, इसलिए इनको क्या किया जाता है? इटैलिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर रिप्रेजेंट द जीनस। पहला क्या था? जीनस था, और सेकेंड कंपोनेंट जो था वो क्या था? स्पेसिफिक एपिथेट था, एज ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब हम इनको हाथ से लिखेंगे तो देखिए, जैसे मैंने ऊपर अभी लिखा था, तो मैंने क्या कर दिया? इसको अंडरलाइन किया था ना, अलग अलग, और अलग अलग करना, ये नहीं कि एक ही में मिला देना है। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर
लैटिन ओरिजिन, या जब आप प्रिंट करते हो तो उनको क्या करना है, इटैलिक्स में फॉन्ट चेंज करके उसको इटैलिक्स में लिखना है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला वर्ड है, जैसे मैंने अभी क्या लिखा था ऊपर मैंजीफेरा में, तो मैंजीफेरा का एम क्या था, मैंने कैपिटल लिखा था। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि जो स्पीशीज थी उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet at the end of the biological name and is written in an abbreviated form। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, जो ऑथर है, ऑथर मैंने कि किसने मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब किसने खोजा है, कैरोलस लिनियसर ने, तो इसीलिए उनका नाम जो है वो भी लिखा जाएगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। और कहाँ पे लिखा जाएगा, इस तरीके से लास्ट में। देखो ये है मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक, फेरा इंडिका ऐसे लिख देगा, तो ये क्या सही है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। या मान लो सारा क्या कर दिया, कैपिटल में कर दिया, तो ये सही है, बिल्कुल नहीं सही है। याद रखिएगा कैसे लिखना है, सिंपली जैसे लीनियस लिखते हैं बस उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका हो गया। अब उसके बाद लीनियस का क्या लिखना है, LINN बस, और उसके बाद एक डॉट लगाना है, तो ये चीज़ हो जाएगी। मतलब कंप्लीट देखा जाए तो इस तरीके से लिखा गया था। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस। इसका मतलब ये है कि ये जो आम है, मैंगो है, मैंगो की ये जो स्पीशीज है ये खोजी गई थी सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई थी, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, सर ने इसको खोजा था। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज some means to make this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. अब ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक स्पीशीज का मतलब पूरा एकदम अच्छे से ही डिस्क्रिप्शन करना पड़े। मतलब अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में भी मतलब बहुत सारे तरीके के आते हैं, जैसे हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्री हो गए, कुछ मतलब डेजर्ट प्लांट्स भी हैं। तो मतलब पहले उनको एक कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, अलग अलग उसको कैटेगरी, जो भी ऑब्जर्वेबल कैटेगरीज हैं उसमें रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल वी रिकॉग्नाइज ग्रुप सच है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे अगर किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि प्लांट है, एनिमल है, या फिर वो क्या है, डॉग, कैट, इंसेक्ट, मतलब इस किस में आता है। फिर द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोशिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। वट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग। जब आप डॉग देखते हो तो आपके ब्रेन मतलब दिमाग में कौन सी इमेज आती है, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। ठीक है, मतलब डॉग की बात की जा रही है तो डॉग का ही इमेज आएगा। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एलास्टियंस वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अलास्टियंस क्या है, यहाँ पे एक डॉग की स्पीशीज होती है। मतलब जो लोग कुत्ता पालते हैं या पेट लवर्स हैं उनको पता होगा बहुत अच्छे से। तो उसके क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, ये जिनको नहीं पता है वो जाके आज ही गूगल करो और पता चल जाएगा कि उसमें क्या होता है। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं वी वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स। ठीक है, लाइकवाइज इन प्लांट इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर हम वीट की बात करते हैं द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट, नॉट ऑफ राइस, या फिर किसी और प्लांट की इमेज नहीं आएगी। हेंस ऑल दीज डॉग, कैट, मैमल, wheat, rice, plant animals, etc. are convenient category we use to study organism। एक जो साइंटिफिक टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। मतलब अगर डॉग की बात की जाए तो डॉग एक टेक्सा है, कैट की बात की जाए तो टेक्सा है, मैमल की बात की जाए तो टेक्सा है एक, वीट हो गया, रोज हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हैं, तो ये क्या है, एक टेक्सा है। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ
टैक्सा. Wheat is also a टैक्सा. Similarly animals, mammals, dog ये सभी क्या है, एक मतलब ये सभी क्या है, अपने आप में एक टैक्सा है. बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर एनिमल. ठीक है, डॉग क्या है, मैमल है, और मैमल क्या है, एनिमल्स में आते हैं. देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा. ठीक है, एट डिफरेंट लेवल्स. ये अभी मतलब एक एग्जाम्पल जब मैं लिखूंगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. सभी जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग टैक्सा में हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी, और हम इसको क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब इसमें दोनों होंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे और कैसे होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलॉन्ग होगा, मतलब साथ में होगा, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंट. अब देखिए हम इसमें क्या देख रहे थे कि based on characteristics all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. अब एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या था, अलोंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल की भी बात की जा रही थी. डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ecological informations of organism are essential and form the basis of modern टेक्सोनॉमिक स्टडीज़. ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है. मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी. यानी कि क्या क्या बेसिक्स हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और जो नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, यानी कि वही CINC जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, कुछ मतलब नया नहीं है. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड knowing more and more about the various kinds of organisms particularly with reference to their own use. ठीक है, अब मतलब सीधी सी बात है, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानोगे समझोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ वो मतलब हमारे किस रेफरेंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड sources of their basic needs of food, clothing and shelters. Hence the earliest classification were based on the use of various organisms. ठीक है, यानी कि वही मैंने बोला ना कि हाँ मतलब पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कोई एनिमल है वो मान लो मार के और तुमने खा लिया तो फिर क्या हुआ, मर ही जाओगे ना. डिपेंड करता है कि वो एडिबल है, नॉन एडिबल है, कैसा है. अब जैसे मतलब पफर फिश की बात की जाए तो क्या था, लोग उसको भी पहले मार के खा लेते थे, उन्हें लगता था नॉर्मल मछली की तरह, लेकिन बाद में पता क्या चला कि वो कैसी है, पॉइजनस है. उसको खाने से क्या हो रहा था, लोगों की डेथ हो रही थी. तो फिर ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं. इसीलिए जब तक हम क्लासीफाई नहीं करेंगे, जब तक हम उसके बारे में सही तरीके से स्टडी नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें क्या करना है, उसको कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं, ये चीज़ें हमें नहीं पता चलेंगी. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them. मतलब वो इस बारे में भी जानने के लिए आतुर थे कि हाँ एक्चुअली इसका रिलेशन कैसा है, मतलब बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ में इसका रिलेशन कैसा होगा. दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स. जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि सिस्टमैटिक्स में क्या है कि CINC के साथ में अगर उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक्स कहलाएगा. द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द, किससे डिराइव हुआ है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. ठीक है, सिस्टेमा, सिस्टेमा का मतलब ही क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. और लिनियस ने यूज़ क्या किया था, सिस्टेमा नेचरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. जो उनकी पब्लिकेशन थी उसके लिए उन्होंने ये टर्म यूज़ किया था, सिस्टेमा नेचरे. द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वॉज लेटर इन लार्ज, बाद में इसका स्कोप जो है वो काफ़ी बढ़ गया, टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में. सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज.
क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन क्या है, कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं, ठीक है, बट इन्वॉल्व्स ए हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक या फिर एक कैटेगरी। मतलब हर स्टेप अपने आप में क्या है, एक रैंक है या कैटेगरी है। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टेक्सोनोमिक कैटेगरी, ठीक है, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। ईच कैटेगरी रिफर टू एज, हर कैटेगरी अपने आप में क्या है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, या इसका प्लूरल जो है वो क्या है, टैक्सा। जो भी हम पीछे देख रहे थे कि कैट भी अपने आप में एक टैक्सा है, डॉग भी टैक्सा है, मैमल भी टैक्सा है, काऊ भी टैक्सा है, बफेलो भी टैक्सा है। तो इसका सिंगुलर क्या है, अगर एक कुत्ते की बात की जाए तो मतलब एक रैंक जो है वो टैक्सॉन है, और जब उसमें बहुत सारे आ जाते हैं तो वो टैक्सा कहलाता है। टर्म गिवन बाय टैक्सॉन, टर्म जो है वो किसने दिया था, तो मेयर, मेयर सर ने दिया था, और यही क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्मॉलेस्ट टैक्सॉन की बात की जाए तो वो क्या है, स्पीशीज। अब आप सोच रहे होगे कैसे ये स्मॉलेस्ट हो गया, अभी बताते हैं, पहले एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेक्सोनोमिक हायरार्की, जिसमें सबसे पहले आता है किंगडम, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है, किंगडम। और अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल के केस में हम फाइलम, और अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट्स के केस में हम क्या लिखेंगे, डिवीज़न। उस ये किंग मतलब कि जो किंगडम था ये किसने कॉइन किया था, कुवियर सर ने, ठीक है, कुवियर सर ने इसको कॉइन किया था। तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा वो डार्क कर देती हूँ, CUVIER, कुवियर सर ने। उसके बाद में क्लास और ऑर्डर किसने खोजा था, देखो सबसे पहले है किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। तो क्लास ऑर्डर लिनियस सर ने खोजा था, फैमिली और जीनस जॉन रे ने, ठीक है, जॉन रे सर ने खोजा था, RAY। और स्पीशीज जो था ये भी इन्होंने ही, जॉन रे सर ने दिया था। और स्पीशीज ही क्या है, यही हमारा क्या है, रियल टैक्सॉन या नेचुरल टैक्सॉन है। क्योंकि अगर बात की जाए कि मतलब इस टेक्सोनोमिक हायरार्की में आपको क्या चीज़ है जो आप मतलब इजीली, मतलब इजीली क्या मतलब आप जो देख रहे हो, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या है, स्पीशीज ही तो है। अगर डॉग की बात की जाए तो डॉग क्या है, अपने आप में एक स्पीशीज ही तो है। किसी प्लांट की बात की जाए, जैसे गेहूं की वैरायटी है, तो उसमें वो क्या है, एग्जैक्टली क्या है, एक स्पीशीज ही तो है। तो यही जो है वो रियल है। अगर रियल या नेचुरल टैक्सॉन कभी पूछा जाता है एग्जाम में तो आप क्या बताएंगे, स्पीशीज। और बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर सर ने दिया था, जिनके बारे में अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये अर्नस्ट मेयर सर ने दिया था। Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common features like three pair of jointed legs. Arthropoda, animal kingdom पढ़ा चुकी हूँ, अच्छे से याद होगा। It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such group of organism? Remember, groups represent category. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ठीक है, ऐसे याद रखना। ग्रुप जो है वो क्या है, सॉरी, ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेगरी को, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सॉन है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट biological entities and not merely morphologically aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum या division. डिवीजन प्लांट्स के केस में और फाइलम एनिमल के केस में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दीज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, ठीक है। स्पीशीज जो है वो क्या था, ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी आ रहा था स्पीशीज। लेकिन अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हमें किस में देखने को मिलेंगे, स्पीशीज में ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि
हमारे जो मतलब कैरेक्टर्स हैं वो हमारे आपस में हमारी सेम मतलब इस जनरेशन में ज़्यादा मैच करते हैं, ना कि हमारे दादा दादी से। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है इस चीज़ को कि लोअर टू हायर, मतलब हम स्पीशीज से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं किंगडम की तरफ, तो सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। और अगर हम टैक्सॉन से स्पीशीज़ की तरफ आते हैं तो सिमिलरिटीज़ या कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं, मतलब वाइस वर्सा। क्योंकि अब सीधी सी बात है, अभी आप आपस में चार भाई बहन हो, आप आपस में पेरेंट्स के साथ, मतलब आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके भाई बहन में ज़्यादा कॉमन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने पेरेंट्स से हाइड करते हो। तो जब अपने पेरेंट्स से ही आपके बीच में इतना डिफरेंस है, तो सोचो कि आपके जो मतलब फर्दर 4 जनरेशन्स रही होंगी उनसे आपका कितना ज़्यादा डिफरेंस रहा होगा। तो सिमिलर कैरेक्टर्स स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा, और अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द knowledge of knowledge of characters of individual or group of organism. This help in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as the other. ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद में स्पीशीज़ की बात करते हैं। स्पीशीज़ taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological differences. किस बेसिस पे, उसके मॉर्फोलॉजी पे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे हम उसको अलग करते हैं। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। मैंजीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, और पैंथेरा लियो लायन है। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, मतलब कि ये इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, सॉरी ये लियो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन या कैटेगरी। जैसे देखो क्या था, एक बार इसको फिर से लिखो, आप भी लिखो ताकि याद हो जाए। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, एंड द लास्ट वन इज स्पीशीज। Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera. अब जो Panthera genus है इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं। अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टैगरिस। जैसे अभी हमने क्या देखा था, पैंथेरा लियो देखा था, अब यहाँ पे क्या है, पैंथेरा टैगरिस, टिग्रिस। उसी तरीके से सोलेनम की बात की जाए तो सोलेनम के साथ क्या था, अभी हमने देखा था ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो, निग्रम एंड मिलोंजेना, ये दोनों भी सोलेनम जीनस की अलग अलग स्पीशीज हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज sapiens which is grouped in the genus Homo sapiens. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. तो यहाँ पे क्या है, एक बार इसको फिर से देख लो। किंग क्या था, किंगडम, फाइलम या डिवीज़न प्लांट के केस में ये क्या था, डिवीज़न की जब बात की जाएगी तो ये प्लांट की बात की जाएगी, प्लांट्स के केस में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। लेकिन कुछ जगह पे मतलब ट्राइब भी पूछ लेता है, तो ट्राइब कहाँ पे आएगा, फैमिली और जीनस के बीच में, ये क्या है, सब फैमिली है। अब स्पीशीज़ की बात की जाए तो क्या है, यहाँ पे इजी टू क्लासीफाई, लेस जनरल है, ठीक है, और मोर स्पेसिफिक, मोर सिमिलर है। लेकिन अगर किंगडम की बात की जाए तो डिफरेंट टू क्लासीफाई, क्योंकि जब मतलब बहुत हायर लेवल पे है तो जब आप उसके बेसिक्स नहीं जानोगे तो आगे क्या ही पता चलेगा। डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई, मोर जनरल है, और लेस स्पेसिफिक एंड लेस सिमिलर है, ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं जीनस की। जीनस की बात की जाए तो genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species to other genera. We can say that
We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the same genus Solanum. उसी तरीके से पैंथेरा लियो, लियोपर्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर, पैंथेरा टाइगरिस, ये तीनों क्या है, मतलब जीनस तो इनका क्या है, सेम ही है विद सेवरल, कुछ जो है वो कॉमन फीचर्स हैं. आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम वन अनदर जीनस फेलिस विच इंडिकेट कैट. तो देखो जो जीनस पैंथेरा है वो क्या है, उसमें पैंथेरा लियो आ जाता है, लॉयन आ जाता है, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड आ जाता है और पैंथेरा टिग्रिस क्या है, टाइगर आ जाएगा. ठीक है, ये क्या है, टाइगर. यहाँ पर देखिए सोलेनम ट्यूबरोसम जो है ये क्या है, आलू का. ठीक है, सोलेनम मिलोन ट्यूबरोसम आलू है. मिलोंजेना क्या है, बैगन या ब्रिंजल. और नाइग्रम क्या है, मकोए. तो यहाँ पर सेम जीनस है, मतलब जीनस क्या है, सोलेनम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तीन स्पीशीज देखने को मिलती हैं. उसी तरीके से यहाँ पैंथेरा की बात की जाए तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टिग्रिस, ये तीनों स्पीशीज हमें देखने को मिल रही हैं. अब बात करते हैं फैमिली की. द नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी, फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो सिमिलरिटीज़ क्या हैं, कम होती जाएंगी. एज़ कम्पेयर टू जीनस, और स्पीशीज़ के कंपैरिजन में क्या है, स्पीशीज़ यहाँ पे कम हो गई हैं. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज़. फैमिलीज जो हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे उसको कैरेक्टराइज किया जाएगा. फॉर अमोंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा, मतलब अगर प्लांट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 3 डिफरेंट जेनरा, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये सब किस में हैं, सेम फैमिली में आते हैं. वो भी फैमिली का नाम क्या है, सोलेनेसी. सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये सेम फैमिली में आते हैं. अमोंग एनिमल्स, अब अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल्स में क्या है, जैसे जीनस पैंथेरा था तो पैंथेरा में ही कौन कौन आ रहा था, लायन, टाइगर और लेपर्ड, ये तीनों आ रहे थे. इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडी. सिमिलरली if you observe the feature of a cat and a dog you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae. Felidae जो है वो किसकी हो जाएगी, ये कैट की फैमिली हो जाएगी, और कैनिडी जो है वो किसकी हो जाती है, कुत्तों की फैमिली हो जाती है. तो यहाँ पे फैमिली जब सोलेनेसी की बात की जा रही थी तो सोलेनेसी में क्या क्या था, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों था. और जब फेलिडी की बात की जा रही है तो फेलिडी क्या है, ये फैमिली है, और इस फैमिली में पैंथेरा और फेलिस दोनों आते हैं. ठीक है, ये हो गया यहाँ तक. अब हम बात करते हैं ऑर्डर की. ऑर्डर में क्या होता है कि देखिए, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस और फैमिली, अब तक हम ये तीनों देख चुके हैं, आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. जनरली ऑर्डर and higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of characters. अब यहाँ पे मतलब कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की बात की जाएगी. ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इन द असेंबलेज ऑफ फैमिली. ठीक है, फैमिली से तो सीधी सी बात है, ऑर्डर क्या है, ऊपर आता है. विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, उसमें और मतलब सिमिलरिटी जो है वो और कम हो जाएगी. द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन द फैमिली. प्लांट फैमिली जो कि और कुछ प्लांट फैमिलीज हैं जैसे कि कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो क्या था कि पहले तो सेम जीनस में बहुत सारी हमें मतलब अलग अलग स्पीशीज़ देखने की लिए मिली. उसके बाद में एक फैमिली में हमें बहुत सारे क्या देखने को मिले, सेम फैमिली में हमें बहुत सारे जीनस देखने को मिले. उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या होता है कि सेम ऑर्डर, जो ऑर्डर है हमारा क्या नाम है उसका, पॉलिनोमियल्स, इस ऑर्डर में हमें यहाँ पर 2 फैमिलीज देखने को मिल रही हैं. कौन कौन सी फैमिली, कन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी. सोलेनेसी तो यही आलू टमाटर मतलब टमाटर वाली हो जा रही है,
और दूसरी क्या है कन्वल्वुलेसी, मेनली बेस्ड ऑन द, किसके बेसिस पे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। इसको एकदम से अंडरलाइन कर लो, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसके बेसिस पे लिया गया था, तो ये सीधे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, और किस बेसिस पे, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, और जो एनिमल का ऑर्डर कार्निवोरा है वहाँ पर हमें दो फैमिली देखने को मिल रही है, फेलिडी और कैनिडी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर हो गया, और इस ऑर्डर में हमें दो फैमिली फेलिडी और कैनिडी देखने को मिल रही है। ठीक है, और फेलिडी में हमने पीछे क्या देखा था, क्या कौन कौन था, पैंथेरा था और फेलिस था, और कैनिडी जो थी वो कौन सी थी, कुत्तों वाली फैमिली थी। तो दो अलग अलग फैमिलीज हैं लेकिन सेम ऑर्डर में आ रही हैं, ऑर्डर का नाम क्या है, कार्निवोरा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर होता है। अब उसके बाद चलते हैं क्लास में, क्लास में देखते हैं कि क्या होता है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, अब इसमें क्या है, रिलेटेड ऑर्डर्स की बात की जा रही है। जैसे ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा कंप्राइजिंग, जो ऑर्डर प्राइमेटा है उसमें कौन कौन आ रहा है, मंकी भी आ रहा है, गोरिल्ला आ रहा है, गिबन आ रहा है, इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with order carnivora that includes animals like tiger, cat, dog. Class mammalia has other orders also. देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाहता है कि जो क्लास है, जैसे मैमेलिया क्लास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो ऑर्डर आते हैं, कौन कौन से, एक है प्राइमेटा और दूसरा है ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, अब प्राइमेटा जो ऑर्डर है उसमें क्या क्या आता है, मंकी, एप, मैन, गोरिल्ला और गिबन। लेकिन जो कार्निवोरा ऑर्डर था उसमें क्या आ रहा था, मतलब कैनिस, कैनिडी आ रहा था और फेलिडी, दोनों फैमिलीज आ रही थी ना। तो जो कैनिडी था उसमें डॉग आ जाएगा, और जो कैनेडी में डॉग था, लेकिन फेलिडी में क्या था, मतलब टाइगर और बिल्ली दोनों की स्पीशीज आ जा रही थी। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद में सबसे हायर वाला जो है वो हमारा क्या आ जाता है, फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड अलॉन्ग विद मैमल, इन सब का क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइलम। एनिमल किंगडम पढ़ के आए ना हम लोग, वहाँ पे क्या था, अलग अलग फाइलम था। और उसमें भी जो हायर कैटेगरी वाले थे वो क्या, कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, मतलब कि जो कॉर्डेट्स थे, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जैसा कि हम देख रहे थे। दूसरा, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट्स की अगर बात की जाए तो क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। मतलब अगर प्लांट की बात की जाए तो किंगडम के बाद क्या लिखा जाएगा, मतलब फाइलम क्या है, फाइलम जो है वो मेनली एनिमल के लिए लिखा जाएगा। लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाएगी, प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में हम क्या लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे। ठीक है, अब आता है किंगडम, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plant from various divisions. Henceforth, we will refer to these two kingdoms as animals and plant kingdoms. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. ये देखिए, मतलब इसको ऐसे शो किया गया है ascending order में। स्टार्टिंग विद द स्पीशीज, मतलब शुरुआत किससे की गई है, स्पीशीज से शुरू किया गया। स्पीशीज है, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, देन क्लास। अगर एनिमल है तो फाइलम, अगर एनिमल है तो फाइलम, प्लांट है तो डिवीजन, और फिर सबसे हाईएस्ट क्या हो गया हमारा, किंगडम हो गया। वही एक यहाँ पे कहना चाह रहा है। These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. ठीक है, जैसे जैसे अब देखो ये लाइन जो यहाँ पे लिखी है इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सीधे सीधे क्वेश्चन इसी से आता है। वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जैसे हम स्पीशीज से किंगडम से की तरफ से ऊपर को बढ़ते हैं, क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन
गोज ऑन क्या है यहाँ पे, डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं अभी। गोज ऑन डिक्रीजिंग मतलब जब हम स्पीशीज यानी कि यहाँ से नीचे से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं, डिक्रीज हो रहा है। इसको एकदम 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 से इम्पोर्टेंट मार्क करो, तुरंत तुरंत। गोज ऑन डिक्रीजिंग बट decreasing, lower the taxa, more the character that the members within the taxon shares। मतलब कि सबसे लोअर क्या था हमारा स्पीशीज, तो स्पीशीज के पास क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हैं। फिर क्या कह रहा है कि हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे, वही मैंने बोला ना कि अब मतलब सपोज करो हमारे दादा के दादाजी मतलब उनमें तो क्या उनके कैरेक्टर्स हमसे मैच करेंगे, नहीं मैच करेंगे, क्योंकि उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों का खान पान, उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो उस टाइम के अकॉर्डिंग था। बट हम लोगों का जो है वो आज हमारे अकॉर्डिंग है। तो हम लोगों का ये वाला जो हम देख रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करना, इसको मतलब कैरेक्टराइज करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू दैट वन। हायर द कैटेगरी द ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब एक दो बार आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, कुछ वैसा नहीं है। रिलेशनशिप टू other texts at the same level, hence the problem of classification becomes more complex। ठीक है, अब क्या है, इंडिकेट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी टू विच सम ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई। अब ये टेबल है, ये मतलब इसको अच्छे से पढ़ के ही जाना, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। इसमें किसका किसका दिया है, हाउस फ्लाई, मैंगो, मैन और वीट का दिया हुआ है। इसको ध्यान से देख लीजिए। organisms with their organisms with their taxonomic categories। अब देखो सबसे पहले तो इनका कॉमन नेम, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ये कॉमन नेम है। अब बायोलॉजिकल नेम क्या था, दो नाम होंगे, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ था। तो होमो क्या है, होमो सेपियंस, होमो जीनस है, और सेपियंस क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। कौन सी फैमिली से है ये, होमिनिडी, यही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है कि ह्यूमन की फैमिली क्या है, होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लास तो पता ही, मैमेलिया, और फाइल मतलब ये किस में आते हैं, एनिमल है तो फाइलम कॉर्डेटा में। उसके बाद में हाउस फ्लाई की बात की जाए तो हाउस फ्लाई का कॉमन नेम क्या है, मस्का, सॉरी बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका, बायोलॉजिकल नहीं कहेंगे, मतलब बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं, और अगर और स्पेसिफाई किया जाए तो जोलॉजिकल नेम। तो ये क्या है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस है, डोमेस्टिका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। मसीडी, इसकी फैमिली क्या है, मसीडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर बहुत बार पूछा गया है, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर डिप्टेरा है। ठीक है, क्लास इंसेक्टा है, और फाइलम कौन सा है इसका, आर्थ्रोपोडा हो गया। उसके बाद में आती है बात मैंगो की। मैंगो का अब तक तो याद हो ही गया होगा, मैंगो का, बाकियों का नहीं हुआ तो, मैंजीफेरा इंडिका। और अगर सबसे पहली बार जो खोजा गया था तो उसमें क्या था, क्या लगाना था यहाँ पे, LINN। ठीक है, जीनस का नाम मैंजीफेरा। इसकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लो, तुरंत रटो, तुरंत एकदम। क्या है, एनाकार्डियेसी। ऐसे याद कर लो ना, मैंगो अनार, जैसे मतलब कोई दो फ्रूट्स हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है, तो ऐसे याद कर लो, मैंगो और फैमिली क्या है, अनार, मतलब तुम्हें मैंगो और अनार बहुत ज़्यादा पसंद है, एनाकार्डियेसी। इसका ऑर्डर क्या है, सेपिनडेल्स। ठीक है, और ये क्लास कौन सी है, डाइकोटिलिडनी। ठीक है, ये किस में आता है, डिवीज़न, एंजियोस्पर्मी क्या है, डिवीज़न है, फाइलम मत लगा देना, ये डिवीज़न हो गया। उसके बाद में वीट की बात करते हैं, तो वीट का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम हो गया, फैमिली पोएसी, ये भी पूछा जाता है। पोएल्स ऑर्डर है, और ये कैसा है, मोनोकॉट, मतलब कि सीड सिंगल सीडेड है। और डाइकॉट में क्या है, जब सीड को आप तोड़ते हो तो वो तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो डाइकॉट होता है। इसका भी डिवीज़न क्या है, एंजियोस्पर्मी। अब एक और एग्जाम में कभी मतलब पहले पूछा जाता था, आप पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन एक बार याद कर ही लेना, हॉर्स का मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका नाम है इक्वस कैबुलस। ठीक है, इक्वस जीनस हो गया, और कैबुलस क्या है, इसकी स्पेसिफिक एपिथेट है, और ये फैमिली है इक्विडी।
इसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके ऑर्डर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो ये है पेरिसोडेक्टाइला, और क्लास क्या है मैमेलिया, और फाइलम क्या हो जाएगा कॉर्डेटा। तो ये यहाँ तक मतलब चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब बाकी बच रहा है टेक्सोनॉमिकल एड और ये सारी चीज़ें, उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।